एक व्यक्ति एक वोट, लोकतंत्र का ये वादा तो बहुत सीधा साधा लगता है। हाँ, सुनने में तो बहुत आसान लगता है। लेकिन फिर क्यों हमारी राजनीति लिंग, धर्म और जाति के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी नजर आती है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम इसी चक्रव्यूह के 3 दरवाजों को खोलने की कोशिश करेंगे। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चक्रव्यूह सिर्फ चुनाव के मैदान में नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। सही बात है। ये पहचान की राजनीति, आप कह सकते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू जैसी है। अच्छा। एक तरफ ये दबे हुए लोगों को आवाज देती है, तो दूसरी तरफ यही पहचान समाज को बांटने का एक हथियार भी बन जाती है। तो आज की हमारी बातचीत इसी दोधारी तलवार को समझने पर होगी। बिल्कुल। तो चलिए पहला दरवाजा खोलते हैं, लिंग यानी जेंडर का। ये एक ऐसा विभाजन है जो हर जगह है, लेकिन राजनीति की किताबों में अक्सर इसके पन्ने या तो फटे होते हैं या होते ही नहीं। हाँ, इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये विभाजन बायोलॉजिकल कम, सामाजिक ज्यादा है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग रहा है। हाँ, पर मतलब सीधा है। समाज ने तय कर दिया है कि घर के अंदर के जो सारे काम हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को पालना, ये सब औरतों का काम है, और मर्दों का काम है बाहर जाकर पैसे कमाना। ये तो हर घर की कहानी है। दिवाली की सफाई में आज भी मदद को काम नहीं, हाथ बटाना ही कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात सामने आती है। हमारे स्रोत कहते हैं कि जब इन्हीं कामों के लिए पैसे मिलते हैं, जैसे होटलों में शेफ बनना या बुटीक में दर्जी का काम, तो पुरुष खुशी खुशी ये काम करते हैं। और यही तो सारा खेल है। हाँ, इससे पता चलता है कि समाज में काम की वैल्यू कैसे तय होती है। जब तक एक औरत घर पे वही काम मुफ्त में कर रही है, तो वो काम ही नहीं है। स्रोत में एक माँ का जिक्र है जो कहती है, मैं काम नहीं करती, मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूँ। जबकि वो दिन में शायद सबसे ज्यादा घंटे काम करती है। 1998-99 का एक सर्वे बताता है कि एक औसत भारतीय महिला दिन में 7.5 घंटे से ज्यादा काम करती हैं। और पुरुष 6.5 घंटे। फिर भी किसका काम दिखता है? जिसका काम अर्थव्यवस्था में गिना जाता है, यानी पुरुषों का। और इसका असर हर जगह है। ये सिर्फ घर की बात नहीं है। नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी की आर्थिक क्षमता पर लगी बेड़ी है। हमारे स्रोत में एक आंकड़ा है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज भी पुरुषों, जो कि 76% है, उसके मुकाबले सिर्फ 54% है। ये 22% का फर्क बहुत बड़ा है। और यही बताता है कि क्यों महिलाएं आज भी अच्छी तनख्वाहों वाली नौकरियों और राजनीतिक सत्ता से इतनी दूर हैं। और ये भेदभाव तो जन्म से ही शुरू हो जाता है। बाल लिंगानुपात यानी प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। हाँ, ये आंकड़े तो बहुत चौंकाने वाले हैं। भारत में ये गिरकर 919 पर आ गई है, और कुछ जगहों पर तो ये 800 से भी नीचे है। ये आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे समाज पर लगे गहरे जख्म हैं। बिल्कुल, जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी भयानक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। वाकई में डरावना है। और शायद इसीलिए नारीवादी आंदोलनों यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने हमेशा ये कहा कि जब तक सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथ में नहीं होगी, उनकी समस्याओं के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। और आंकड़े उनकी बात को सही साबित करते हैं। 2019 में जाकर इतिहास में पहली बार लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 14.36% तक पहुंची। हमें ये बड़ी उपलब्धि लग सकती है, लेकिन दुनिया का औसत 24% है। नॉर्डिक देशों में तो ये 42% से भी ज्यादा है। और राज्यों की विधानसभाओं में? वहां तो हम 5% पर ही अटके हुए हैं। लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण एक साइलेंट रेवोल्यूशन रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इसकी वजह से आज 10 लाख से ज्यादा महिलाएं जमीनी स्तर पर लीडरशिप में हैं। और हाल ही में पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो इसी रेवोल्यूशन को अगले स्तर पर ले जाने का वादा करता है। ये लोकसभा और विधानसभाओं में 30% महिला आरक्षण की बात करता है। अगर ये सही से लागू हो गया तो ये भारतीय राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो महिलाओं को आरक्षण देकर सत्ता में हिस्सेदारी देना एक हल है। लेकिन तब क्या होता है जब पहचान का आधार लिंग नहीं, बल्कि कुछ ऐसा हो जो और भी ज्यादा संवेदनशील और विस्फोटक हो, जैसे कि धर्म? अब हम चक्रव्यूह के दूसरे दरवाजे पर आ गए हैं। हाँ। दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी कहते थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके लिए धर्म का मतलब तो कुछ और था। बिल्कुल, उनके लिए धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम या सिख होना नहीं था। उनके लिए धर्म का मतलब था नैतिकता, मॉरल वैल्यूज, जो हर मजहब सिखाता है। वो चाहते थे कि राजनीति इन नैतिक सिद्धांतों पर चले। हाँ,
लेकिन असल में तो इसका ठीक उल्टा होता दिखता है। राजनीति में धर्म नैतिकता लाने की बजाय अक्सर जहर घोलने का काम करता है। यहीं से सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म का जन्म होता है। इसे ऐसे समझिए कि राजनीति एक खेल है और सब अपने अपनी टीम की जर्सी पहनते हैं। सांप्रदायिकता तब होती है जब आपके धर्म की जर्सी ही आपकी एकमात्र पहचान बन जाती है और दूसरी टीम का हर खिलाड़ी आपको दुश्मन नजर आने लगता है। मतलब ये इस सोच पर आधारित है कि एक धर्म के लोगों के हित दूसरे धर्म के लोगों के हितों के खिलाफ है। एकदम सही। और ये सोच राजनीति में कई तरह से दिखती है। जैसे कि सबसे आम है दूसरे धर्मों के बारे में स्टीरियोटाइप्स फैलाना। फिर आता है अपने धर्म को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की होड़ और राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश। वोट के लिए भी तो इसका इस्तेमाल होता है। बहुत होता है। वोट के लिए धर्मगुरुओं, पवित्र चिन्हों और यहाँ तक कि डर का इस्तेमाल होता है। और इसका सबसे भयानक रूप है कम्युनल वायलेंस, मतलब दंगे फसाद और मारकाट, जैसा हमने पार्टीशन के वक्त देखा था। इसी चुनौती से निपटने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी सेक्युलर स्टेट का मॉडल चुना था। हाँ, पर आज के माहौल में इसका क्या मतलब है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या मतलब है इसका हमारे स्रोतों के हिसाब से? हमारे स्रोत इसे बहुत साफ बताते हैं। पहली बात, भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसे श्रीलंका का बौद्ध धर्म है या पाकिस्तान का इस्लाम। बिल्कुल। दूसरी, हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की पूरी आजादी है। और तीसरी, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक और बहुत जरूरी बात है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है। कौन सी? हमारा संविधान कहता है कि राज्य धार्मिक समुदायों के अंदर सुधार करने के लिए दखल दे सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे छुआछूत या अनटचेबिलिटी पर रोक लगाना। सही। ये धर्म के नाम पर सदियों से चली आ रही है एक सामाजिक बुराई थी और स्टेट ने कानून बनाकर इसे खत्म किया। तो भारत की धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म से दूरी बनाना नहीं है? नहीं, इसका मतलब है सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ये भारत की नींव का पत्थर है, किसी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं। चलिए अब हम चक्रव्यूह के तीसरे और शायद सबसे उलझे हुए दरवाजे पर आते हैं, जाति। दुनिया के कई समाजों में काम के आधार पर बंटवारा रहा है, लेकिन भारत की जाति व्यवस्था इसका एक एक्सट्रीम रूप है। हाँ, इसे आप एक तरह की प्रोफेशनल जेल समझ सकते हैं जिसमें आप पैदा होते थे। प्रोफेशनल जेल, ये दिलचस्प है। मतलब जो काम आपके परदादा करते थे वही आपके दादा, आपके पिता और फिर आपको करना पड़ेगा, और इसी आधार पर समाज में आपकी जगह तय होती थी। और आप अपनी जाति में ही शादी कर सकते थे और दूसरी जातियों के साथ खाने पीने पर भी पाबंदी थी। बिल्कुल, ये व्यवस्था भेदभाव पर, खासकर अछूत माने जाने वाले समुदायों के शोषण पर टिकी थी। ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, गांधी जी जैसे कई समाज सुधारकों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। हाँ, और आजादी ने बाद शहरीकरण, शिक्षा और आर्थिक विकास से ये दीवारें कमजोर तो हुई हैं। बिल्कुल, शहरों में अब कोई नहीं पूछता कि बगल की सीट पर बैठे इंसान की जाति क्या है। सही बात है, लेकिन स्रोत एक चेतावनी भी देता है। क्या? जाति अभी समकालीन भारत से गायब नहीं हुई है। ये कड़वा सच है। आज भी ज्यादातर शादियां अपनी जाति के अंदर ही होती हैं। और जाति और आर्थिक हालात का रिश्ता बहुत गहरा है। NSSO के आंकड़े एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। क्या कहते हैं वो आंकड़े? वो दिखाते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों में SC और ST समुदायों का अनुपात ऊंची जातियों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, और शहरी मिडिल क्लास में आज भी ऊंची जातियों का ही दबदबा है। और राजनीति तो जैसे जाति के बिना चल ही नहीं सकती। ऐसा लगता है पार्टियां टिकट देते वक्त जाति समीकरण देखती हैं, रैलियों में जाति भावनाओं को हवा दी जाती है। कुछ पार्टियां तो हैं ही किसी खास जाति की पहचान पर बनी। हाँ, और इसीलिए एक आम धारणा है कि भारत में चुनाव जाति ही जिताती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या? स्रोत इस बात को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ जाति के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हम तो हर चुनाव से पहले टीवी पर घंटों कैस्ट एरिथमेटिक की चर्चा सुनते हैं। हाँ, तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि ये सब मीडिया का बनाया हुआ हवा है? हवा नहीं, लेकिन ये आधी सच्चाई है। इसके 3 बड़े कारण दिए गए हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, देश की किसी भी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक जाति की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। मतलब हर पार्टी को जीतने के लिए एक से ज्यादा जातियों और समुदायों को साथ लाना ही पड़ता है। ठीक है, ये समझ आया। और दूसरा, कोई भी पार्टी किसी एक जाति के 100% वोट हासिल नहीं कर पाती। जब हम कहते हैं कि कोई जाति किसी पार्टी का वोट बैंक है, हाँ, तो इसका मतलब बस इतना होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसे वोट देते हैं, सारे नहीं। और तीसरा कारण?
तीसरा और सबसे मजबूत तर्क यह है कि अगर वोटर सिर्फ जाति देखकर वोट करते तो सत्ता में बैठी पार्टियां और सांसद विधायक कभी चुनाव हारते ही नहीं। लेकिन वो हारते हैं। वो हारते हैं। हाँ। इसका मतलब है कि वोटर जाति के अलावा सरकार के काम, नेताओं की छवि और अपनी जरूरतों को भी ध्यान में रखते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाति राजनीति को प्रभावित करती है, लेकिन राजनीति भी जाति को बदल रही है। अच्छा। बिल्कुल। इसी को जाति का राजनीतिकरण यानी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट कहते हैं। अब हर जाति खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपने आसपास की उपजातियों को जोड़कर एक बड़ा कोएलिशन बना रही है। और राजनीति के मंच पर पिछड़ा और अगड़ा जैसे नए जातीय समूह भी बने हैं। हाँ, इसका एक सकारात्मक पहलू यह है कि दलित और ओबीसी जैसी जातियों को, जिन्हें सदियों तक सत्ता से बाहर रखा गया, उन्हें अपनी आवाज उठाने और सौदेबाजी करने का मौका मिला है। बिल्कुल। और इसका नकारात्मक पहलू? नकारात्मक पहलू यह है कि जब राजनीति सिर्फ और सिर्फ जाति पर सिमट जाती है तो गरीबी, बेरोजगारी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। और इससे समाज में तनाव भी पैदा हो सकता है। हो सकता है और होता भी है। तो आज इस चक्रव्यूह के दरवाजे खोलने के बाद ये साफ है कि लिंग, धर्म और जाति सिर्फ समाज को बांटने वाली लकीरें नहीं है। नहीं। भारतीय लोकतंत्र में ये वंचित समूहों के लिए अपनी पहचान जताने और अपने हक की लड़ाई लड़ने के हथियार भी हैं। ये हमेशा एक नाजुक संतुलन है। जब इन पहचानों का इस्तेमाल भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए होता है तो ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। और जब ये दूसरे समूहों के खिलाफ नफरत या अपना दबदबा कायम करने का जरिया बन जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। और ये चर्चा हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। किसी भी सामाजिक पहचान की राजनीतिक अभिव्यक्ति कब हाशिए पर खड़े लोगों को ताकत देती है और कब ये विकास और भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दों की राह में रोड़ा बन जाती है। इस संतुलन को कैसे साधा जाए? हाँ, इस पर सोचेगा जरूर।